हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और ये इस सीरीज़ का 4th पार्ट है। तो 3rd पार्ट में हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर भी होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तक हम डिस्कस कर चुके थे इन पार्ट 3। तो इसमें हम देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होने से कैसी ज्योमेट्री होगी। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होने का मतलब है AB5 ज्योमेट्री। ये मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन टोटल हैं। तो उसमें कितने लोन पेयर हैं ये हम देखते हैं। तो 1 लोन पेयर का केस है, 2 लोन पेयर का केस है और 3 लोन पेयर का केस है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं वो स्ट्रक्चर जिसमें क्या है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो हम पहले भी बता चुके हैं उस केस में क्या होगा। मान लीजिए ये है ए, ये सेंट्रल एटम है और ये है 5B। तो ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होता है। इसके बाद जब आप देखेंगे लोन पेयर है, तो लोन पेयर में हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं AB4L वाला, जिसका एग्जाम्पल है SF4। तो कैसे हम इसका ज्योमेट्री रिड्यूस करेंगे आइए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे वो बना देनी है। तो सल्फर के सराउंडिंग में मैं क्या बना दूंगा, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर कितने पॉसिबल। तो हमें पहले क्या करना है, लोन पेयर को हम एडजस्ट करते हैं, राइट। तो आप देखिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो आपको 1 2 3 दिखाई दे रहा है ये एक ही प्लेन में है। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन पेयर या कोई भी और एटम इन तीनों में से कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा तो वो एक ही बात होगी, राइट। तो मतलब 1 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, 2 और 3 में कोई डिफरेंस नहीं है। तो तीनों में से कोई भी एक पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा तो वो एक पॉसिबिलिटी हो गई। उसके बाद है 4 एंड 5। तो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो ये अगेन क्या होगा, एक ही बात होगी। 4 और 5 में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर मुझे लोन पेयर को एडजस्ट करना है तो 2 पॉसिबिलिटी हैं। या तो लोन पेयर हो इन तीनों में से एक जगह, 1 2 3 में से एक जगह, या जो बाकी 2 पोजीशन बच गई, बाकी 2 पोजीशन क्या है, 4 या 5। तो मान लीजिए मैं 4 में लिख देता हूँ, ये हो गया। तो इन दोनों में से कोई एक ज्योमेट्री होगी SF4 की। बाकी जो बच गया वहाँ क्या होगा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन क्या है दोस्तों, बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, राइट। सो 1 2 3 एंड 4। अब इन दोनों में से कोई एक ही ज्योमेट्री होगी कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की। तो कौन सी होगी वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें देखना है पहले क्या कंपाउंड में लोन पेयर इंटरेक्शन है। तो लोन पेयर इंटरेक्शन के लिए कम से कम 2 लोन पेयर होने चाहिए। तो एक ही लोन पेयर है तो लोन पेयर इंटरेक्शन नहीं है। फिर देखना है क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन है। तो लोन पेयर ये है और बॉन्ड पेयर काफ़ी सारे हैं, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन है। फिर देखना है कि 90 डिग्री पे कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन हैं। 90 डिग्री पे कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन हैं। तो 90 डिग्री पे अगर आप देखेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 1 और यहाँ 2, राइट। और यहाँ अगर आप देखेंगे 1 2 और यहाँ होगा 3 और यहाँ होगा 4, राइट। तो जो ये वाला केस है इसमें कितने हो रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन एट 90। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 1 2 3। ये केवल 3 ही प्लेन में है, ये तो 180 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ है 3, राइट। और इस वाले में कितने हो रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन यहाँ हो रहे हैं 2। तो जिसमें कम होगा वो स्टेबल होगा, जिसमें कम होगा वो स्टेबल होगा। मतलब ये वाली ज्योमेट्री होगी SF4 की। और क्योंकि ये वाली ज्योमेट्री होगी SF4 की
तो इस और ये वाली ज्योमेट्री होगी, ये नहीं होगी। इसलिए आप देखिए इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सी सॉ और फोल्डेड स्क्वायर। क्या कहते हैं दोस्तों हम? सी सॉ और फोल्डेड स्क्वायर। तो आप देखिए ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला पोजीशन किसने ऑक्यूपाई किया है? लोन पेयर ने, राइट। अब आप देखेंगे कि ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ टिल्ट हो गए हैं, राइट। एकदम 180 डिग्री पे ये दोनों नहीं हैं, थोड़ा अंदर की तरफ टिल्ट क्यों हो गए हैं? क्योंकि यहाँ लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को थोड़ा अंदर की तरफ पुश कर रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है, जो सी सॉ वाले स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा ये अंदर की तरफ पुश है, राइट। तो अगर आप एग्ज़ाम में आपको आता है लिखने के लिए तो आप लिखेंगे इसका नाम सी सॉ ही, बट सी सॉ में दो बॉन्ड ऐसे हैं और स्ट्रेट की बजाय इस बॉन्ड को थोड़ा सा टिल्ट कर देना है, क्योंकि वहाँ से क्या कर रहा होगा, जो लोन पेयर है उसको थोड़ा अंदर की तरफ टिल्ट कर रहा होगा या पुश कर रहा होगा। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ SF4। तो ये किसका क्या है? इस ज्योमेट्री का नाम सी सॉ। कभी आपने पार्क में देखा होगा सी सॉ, एक आदमी यहाँ बैठ जाता है, एक आदमी यहाँ बैठ जाता है। सो दिस इज़ व्हाट सी सॉ, और फोल्डेड स्क्वायर भी इसको कहते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा केस जो है आपके पास AB3L2 वाला। तो AB3L2 का मतलब है 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो जो रीजनिंग हमने पहले लगाई है उसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल है ये ClF3 क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। तो इसको हम टी शेप कहते हैं। क्यों टी शेप कहते हैं आइए देखते हैं। तो क्या होगा, बेसिकली क्लोरीन के सराउंडिंग में एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनना है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनना है, राइट। इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 2 लोन पेयर जाने हैं, राइट। अब दोनों लोन पेयर देखिए कैसे हो सकते हैं। दोनों लोन पेयर 2 पॉसिबिलिटी है, मैंने कहा 1, 2 और 3 ये सेम है, 4 और 5 ये सेम है। तो या तो तीनों लोन पेयर क्या हो, प्लेन में हो, दोनों लोन पेयर, या प्लेन के ऊपर और नीचे हो, या एक प्लेन में हो और या एक प्लेन के ऊपर या नीचे हो। तो 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास हो रही हैं। तो हम तीनों को ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, राइट। तो ये है, तो मैंने क्या कहा, दोनों लोन पेयर क्या हो, प्लेन में हो। तो दोनों लोन पेयर प्लेन में होने का मतलब है ये हो गया। अब आप देखिए, आपको देखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, पर अगर मैं एक लोन पेयर को 1 में भी रखता तब भी ये क्या होता, एक ही बात होती, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, 120। ऐसे मैन्युअली ड्रॉ करने में शायद वो ना लगे 120, बट ये क्या है, 120 का एंगल है, राइट। तो ये जो 1, 2, 3 में से कहीं भी 2 जगह मैंने क्या रख दिए, लोन पेयर रख दिए। तो बाकी जगह क्या आएगा दोस्तों, फ्लोरीन, ये ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों जो लोन पेयर हैं ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन हो, ये है। तो तीनों जो फ्लोरीन हैं वो प्लेन में होंगे, ये हो गया एक पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी है एक लोन पेयर अबव द प्लेन और एक इन द प्लेन, यही तो है, और बाकी 3 जगह फ्लोरीन। अब इन तीनों में से केवल एक स्ट्रक्चर होगा, किसका, ClF3 का। तो पहले मैंने क्या कहा, आपको देखना है क्या लोन पेयर इंटरेक्शन है। तो लोन पेयर इंटरेक्शन है, लोन पेयर इंटरेक्शन है, और लोन पेयर इंटरेक्शन है, तीनों में है, ठीक है। क्या 90 पे है, तो यहाँ देखिए 90 में है तो वो अनस्टेबल होगा, तो ये स्ट्रक्चर नहीं होगा मॉलिक्यूल का, ये तो चला गया। अब हमें इन दोनों में से एक देखना है। यहाँ ये 90 का एंगल बन रहा है, तो 90 में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, इसलिए ये स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, राइट। अब आप देखिए यहाँ भी 90 नहीं है, यहाँ भी 90 नहीं है, चलिए ठीक हो गया। इसके बाद मुझे देखना है क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 पे हैं। लोन पेयर तो नहीं है इन दोनों में। क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 पे है, और हैं तो कितने हैं। तो इसमें आप देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देखिए यहाँ कितना है, यहाँ है दोस्तों 1, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 में 1, और इसी का आप ये भी तो देख सकते हैं 2, और ऐसे 2 इसके होंगे, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, तो ये हो गए 4। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ जो है ये XF है, राइट।
तो ये जो लोन पेयर है ये इससे 90 में है और इवन इससे भी 90 में है, तो दो ये हो गए। इन द सेम वे ये वाला जो लोन पेयर है ये इससे भी 90 पे है और इससे भी 90 में, तो टोटल 4 हो गए। यहाँ देखिए ये लोन पेयर 1, 2 और 3 से 90 में, और ये वाला लोन पेयर 1, 2 और 3, तो यहाँ टोटल 6 हो गए लोन पेयर बॉन्ड पेयर एट 90। तो जिसमें ज़्यादा 90 पे इंटरेक्शन होंगे वो अनस्टेबल होगा, मतलब ये वाला ज्योमेट्री भी नहीं होगा मॉलिक्यूल का। तो बचा कौन? केवल ये वाला, राइट। और इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं टी शेप। तो इसको हम अगर अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो टी शेप कैसे बनता है, देखिए ये है सेंट्रल एटम क्लोरीन, राइट। इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर, और इनके बीच में 120 का एंगल है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन और यहाँ एक फ्लोरीन। तो आप अगर देखें ये टी जैसा लग रहा है क्या, इसको अगर मैं रोटेट कर दूँ क्लॉकवाइज तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये टी है, इसलिए Cl(F3) को हम कहते हैं टी शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? टी शेप्ड स्ट्रक्चर है, राइट। अब आप देखिए ये जो टी है ये बिल्कुल रेगुलर टी जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ टिल्ट होंगी। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पर इंटरेक्शन ज़्यादा है। तो एक्चुअलिटी में आप देखिए ये जो एंगल है, ये जो टी शेप स्ट्रक्चर है ये ऐसा होगा, यहाँ 180 का एंगल ना होके कितना हो रहा है 175 का। और मैंने क्या बताया आपको, एक्चुअलिटी में कोई भी जगह नहीं लेगा लोन पेयर, केवल ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देगा। तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, हो क्या गया ड्यू टू द लोन पेयर टी शेप, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं एक केस जो है AB2L3 वाला, मतलब 3 लोन पेयर हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, और इसका एग्जाम्पल है जेनॉन डाइफ्लोराइड जो कि लीनियर होता है। अब देखिए ऐसा क्यों है, तो हमें करना क्या है, जेनॉन के सराउंडिंग में एक ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर बना देना है। बना दिया, फिर क्या करेंगे, अब मुझे 3 लोन पेयर एडजस्ट करने हैं और ऐसे करने हैं कि 90 का इंटरेक्शन उसमें ना हो। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि तीनों प्लेन में आए, अगर एक भी अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन चला गया तो 90 के इंटरेक्शन होंगे जिसमें अनस्टेबिलिटी होगी। तो तीनों जो लोन पेयर हैं वो प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड पेयर अबव द प्लेन, एक बॉन्ड पेयर बिलो द प्लेन। अब देखिए जब हमें स्ट्रक्चर देखना है तो हम ये लोन पेयर को नहीं देखेंगे। तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर हो गया है जेनॉन, तो ये एक सीधा स्ट्रक्चर हो रहा है, एक लाइन में है, इसलिए हम इसको कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, राइट। और इसमें कोई टिल्टिंग भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सब जगह से लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर इंटरेक्शन बराबर है, 120 120 पे सारे हैं, राइट। इसलिए जेनॉन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है लीनियर, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में आपको याद होगा जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में आपको याद होगा जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है वो कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब इसमें अगर लोन पेयर आ गया तो ये डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो देखते हैं, पहला केस हम डिस्कस करते हैं AB6, मतलब SF6 उसका एक एग्जाम्पल है, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये हम पहले देख चुके हैं, ये होता है ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद है AB5L, मतलब 5 बॉन्ड पेयर होंगे और एक क्या होगा, लोन पेयर होगा। 5 बॉन्ड पेयर होंगे, एक होगा लोन पेयर। तो उसका एग्जाम्पल है BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। अब देखिए ब्रोमीन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 होते हैं। उस 7 में से 5 यूज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, 1 2 3 4 एंड 5, तो बचा कितना, 1, तो वो क्या रहेगा, लोन पेयर। बट हैं तो इन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हम क्या करेंगे, एक ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करेंगे अराउंड द ब्रोमीन। उस ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, राइट। तो लोन पेयर को अगर मैं अबव द प्लेन बिलो द प्लेन रखूं तो कोई भी एक पोजीशन में रखने को यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकते हैं। फिर जो क्योंकि ये ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है, राइट, तो कहीं भी आप रख सकते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसको यहाँ रख देते हैं। तो आप देखिए यहाँ लोन पेयर अगर होगा तो बाकी जगह क्या बचेगा, फ्लोरीन। इसमें कोई और चॉइस है ही नहीं, केवल एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है।
ये ज्योमेट्री हो गई BrF5 की। अब आप देखिए ये कैसी ज्योमेट्री है, ये हो रहा है एक स्क्वायर जैसा एक प्लेन में, राइट। और यहाँ देखिए स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड बना है, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल, राइट। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? स्क्वायर पिरामिडल। तो BrF5 का स्ट्रक्चर कैसा है? स्क्वायर पिरामिडल। इसके बाद देखिए ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो ज़ेनॉन के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि जो ज़ेनॉन तो नोबल गैस है और नोबल गैस जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं, राइट। बट बहुत कम ही सही, बट इसके कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, जो ऑक्टेट रूल है वो तो यूनिवर्सल नहीं है, वो डिसोबे भी होता है कई बार। तो उसका एक एग्जांपल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड में। तो देखिए ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। 8 में से 4 ने क्या किया है? फ्लोरीन के साथ कंबाइन किया है, तो 4 बचे, मतलब 2 लोन पेयर बचे। दैट्स वाई इट इज़ AB4L2। अब देखिए ज़ेनॉन के सराउंडिंग में क्या होने हैं? एक बनना है ऑक्टाहेड्रा बनना है, उसमें 2 लोन पेयर हैं, और 2 लोन पेयर को एक दूसरे से 90 पे बिल्कुल नहीं रहना है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी? 180 का एंगल। फिर एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ। तो ये आप देखिए, क्योंकि लोन पेयर कोई जगह लेता नहीं है, तो जगह लेने वाले केवल 4 ही फ्लोरीन हैं। तो ये एक प्लेन में आपको दिखाई दे रहा है और स्क्वायर बन रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो AB4L2 का स्ट्रक्चर कैसा है दोस्तों? स्क्वायर प्लेनर है। तो ये कुछ हमने एप्लीकेशन देखे थे किसके? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। इसके बाद हम देखते हैं लिमिटेशन। क्या, सॉरी ये वैलेंस बॉन्ड नहीं है, ये है VSEPR, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो काफ़ी हेल्पफुल है ये थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग द ज्योमेट्री और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसके बाद इसके कुछ लिमिटेशन हैं। क्या लिमिटेशन है वो हम देख लेते हैं। दिस थियरी फेल्स टू एक्सप्लेन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, राइट। मतलब उनके शेप को ये एक्सप्लेन नहीं करता है। आपको याद होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या है? जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और VSEPR थियरी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे ही शेप डिसाइड होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होंगे या इक्वल नंबर में होंगे तो शेप भी एक जैसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में। सो द स्पेसीज में वेरी इन शेप डिस्पाइट हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कई सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज ऐसे हैं जिनके शेप अलग अलग होते हैं, राइट, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लिमिटेशन हो गया। दूसरा, The VSEPR theory does not shed any light on the compounds of transition metal। आपको पता है ट्रांजिशन मेटल क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और जब अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे थे उनमें कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट का शेप हमने एक्सप्लेन नहीं किया, राइट, क्योंकि VSEPR थियरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल कंपाउंड्स कैन नॉट बी करेक्टिवली डिस्क्राइब्ड बाय दिस थियरी, राइट। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, दिस इज बिकॉज द VSEPR थियरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एसोसिएटेड साइजेज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड द लोन पेयर्स दैट आर इनएक्टिव। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स को ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है इनका शेप, VSEPR थियरी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड में हमने क्या कहा, केवल और केवल सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर ही डिसाइड करेंगे। जैसे अगर मैं CCH4 और Cl4 को देखूं तो CH4 में तो ठीक है कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आए और हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है, राइट। बट CCl4 में आप देखिए कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में दिया है और हर क्लोरीन के पास कितने बच गए हैं? 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ट्रांजिशन मेटल के केस में इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का भी रोल होता है इन एक्सप्लेनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, और जो कि
VSEPR थ्योरी ने कंसीडर ही नहीं किया, दैट्स वाई दिस इज द लिमिटेशन। उसके बाद है जो अगला लिमिटेशन है VSEPR थ्योरी का, वो क्या है, दैट इट प्रिडिक्ट्स दैट द हैलाइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विल हैव ए लीनियर स्ट्रक्चर, राइट। ये क्या कहता है कि जो BeCl2 है या MgCl2 है, इन सब का लीनियर स्ट्रक्चर होगा, और ये हमने देखा भी है। बट कई सारे ऐसे भी हैलाइड हैं ग्रुप 2 एलिमेंट के जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा क्या होता है, बेंट होता है। तो अगेन ये कौन नहीं समझा पाया, VSEPR थ्योरी इसको नहीं समझा पाया, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उनके क्या एप्लीकेशन है और क्या लिमिटेशन है, राइट। इसके बाद एक और थ्योरी आती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं VBT। एक था VSEPR, तो ये क्या है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। It was given by Hitler and London and it was modified or developed by Pauling and Slater। तो बेसिक अजम्पशन क्या है वो हम थोड़ा देख लेते हैं, और आप कंपेयर भी कीजिए क्या डिफरेंस है VSEPR थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो पहला पॉइंट ये है, एटम्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या कह रहा है, मान लीजिए हाइड्रोजन है और ये दोनों हाइड्रोजन है, इनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, बट जब ये मॉलिक्यूल बनाएंगे उसके बाद भी ये अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली नहीं लूज करेंगी, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, मतलब इनकी आइडेंटिटी रहेगी, ये हाइड्रोजन है एक, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है। सो एटम्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है ये, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ओनली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एज द टू एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर। जब भी बॉन्ड बनेगा तो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे Cl2 मॉलिक्यूल अगर बनेगा तो Cl2 में क्या है 2 8 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इन्हीं में ही इंटरेक्शन होने वाला है, केवल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। बाकी अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनका कोई मतलब नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन में, यही तो कह रहा है। The bond is formed by the interaction of only valency electron as the two atoms come closer to each other, right? So the inner electrons do not participate in the bond formation, उनका bond formation में कोई रोल नहीं है। तीसरी बात, during the formation of bond only the valency electron lost their identity, the other electrons remains unaffected। इसका मतलब ये है कि जब बॉन्ड बन गया, मान लीजिए एक CH4 का एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो कार्बन के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और 4 कहाँ से आए, हाइड्रोजन से आए, राइट। तो जब बॉन्ड बन गया तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं कार्बन से और 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं हाइड्रोजन से, इनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। क्यों? बिकॉज नाउ दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई। अब वो कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के भी हैं। जब तक बॉन्डिंग नहीं हुआ था कार्बन में तो 2 4 ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे ये केवल कार्बन के ही थे, राइट। तो जब बॉन्डिंग हो गई तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी, राइट। और आइडेंटिटी लॉस्ट होने का मतलब है आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कार्बन से आया और कौन सा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में एच तो कोई डिफरेंस नहीं है, सबके इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे ही हैं। और जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर दिया है उनको फिर आप बता ही नहीं पाओगे ये किसके हैं, जबकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्योंकि उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है तो उनका यहाँ पर उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। सो हम कह रहे हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ओनली द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लॉस देयर आइडेंटिटी, द अदर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स अनअफेक्टेड। इसके बाद है द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इज अकम्पेन्ड बाय द फैक्ट दैट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज अकम्पेन्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। कोई भी बॉन्ड जब बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि वो स्टेबल होता है। और स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज होती है। जितना ज़्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ज़्यादा सिस्टम में एनर्जी कम रहेगी, और जितना ज़्यादा सिस्टम में एनर्जी कम रहेगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, राइट। तो ये कह रहा है कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और यही बताता है उसकी स्टेबिलिटी, राइट।
सो द मॉलिक्यूल हैज़ अ मिनिमम एनर्जी एट अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, राइट। दो एटम आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक डिस्टेंस होगी जिस टाइम में उसकी एनर्जी क्या होगी, मॉलिक्यूल की मिनिमम होगी, राइट। इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब जो एटम हैं, कंबाइनिंग एटम हैं, वो अब उनसे ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकते हैं। जब एटम बहुत दूर हैं तो अपनी अपनी एनर्जी है दोनों की। जब एटम नज़दीक आते गए तो इनकी एनर्जी कम होते गई, और कम होते गई मतलब सिस्टम में स्टेबिलिटी आती गई, और एक पोजीशन ऐसी आएगी जब वो एक दूसरे के क्लोजेस्ट आ जाएंगे, और जब क्लोजेस्ट आ जाएंगे तो एनर्जी होगी मिनिमम, उससे क्लोज नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। सो लार्जर द डिक्रीज इन एनर्जी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्म। अब आप देखिए ये एक जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा देखने में, बट क्या है इसमें, ये है ज़ीरो एनर्जी। मतलब जब एटम एक दूसरे से बहुत दूर है, मैं इनको ऐसा भी बना सकता हूँ, ये पूरे सिस्टम की एनर्जी बना रहा है। जब एटम थोड़ा पास आ गए तो ये एनर्जी कम होगी, जीरो से कम और कम, और ये एक दूसरे के क्लोजेस्ट आ गए। इस यहाँ पर दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इससे क्लोज आएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर एटम एक दूसरे के क्लोजेस्ट अप्रोच में हैं उसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और वही बॉन्ड लेंथ हो गया। यही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ, राइट। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, राइट। और सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कब होगी, जब एटम एक दूसरे के क्लोजेस्ट अप्रोच में होंगे, क्लोजेस्ट होंगे एक दूसरे से, और उस टाइम में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो ये कुछ पॉइंट थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। इसको हम थोड़ा समझते हैं हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से, राइट। तो देखिए, इनिशियली व्हेन द हाइड्रोजन एटम आर एट लार्ज डिस्टेंस देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है और एक बहुत दूर है, इसकी रेंज से भी काफ़ी दूर है, तो इन दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल बनने की कोई चांसेस है ही नहीं। मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब एटम कंबाइन करेंगे, राइट। द ओनली इंटरेक्शन इज द attractive force between the electron and the nucleus of the respective atom। इनके बीच में जो काम करने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ भी होगा हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, इनके बीच में, मतलब यहाँ कोई भी फोर्स अभी नहीं है, यहाँ बीच में इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में ही फोर्स है, ठीक है। जब ये दोनों एटम क्लोज आएंगे तो नए इंटरेक्शन एक्टिव हो जाएंगे। क्लोज आने का मतलब है जब इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई। जब इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी तो क्या होगा, जब इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो नए इंटरेक्शन एक्टिवेट होंगे, और वो नए इंटरेक्शन क्या है उन्हें अभी हमने देखना है। तो नए इंटरेक्शन का मतलब है इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में तो अट्रैक्शन होता है। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, राइट। तो दो नए अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुए। इसके बाद इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, राइट। तो दोनों एटम पास आने के बाद कितने चेंज हो रहे हैं वो हम देखते हैं। देखिए, अट्रैक्टिव फोर्स ये यहाँ दिखा है HA और ये दिखा है EA लिखा है, तो ये है ओल्ड इंटरेक्शन जो पहले से ही इसके बीच में था, जो डॉटेड लाइन से दिखाया है, और अट्रैक्टिव फोर्स है क्योंकि एरो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। यहाँ देखिए HB और ये इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है। जब ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आए तो हाइड्रोजन जो A से हम डिनोट कर रहे हैं उसका न्यूक्लियस और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो B से हम डिनोट कर रहे हैं उसके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स इस्टेब्लिश हो रहा है। ये नया वाला है, मतलब सॉलिड लाइन से जो हम दिखा रहे हैं वो है न्यू और डॉटेड लाइन से जो हम दिखा रहे हैं वो है ओल्ड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी है, सॉलिड लाइन से जो हम दिखा रहे हैं वो है न्यू, ये हो गया। तो दो नए क्या हो रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं। इसके साथ साथ दो नए रिपल्सिव फोर्स भी इस्टेब्लिश होंगे। वो क्या है, हाइड्रोजन A और हाइड्रोजन B का न्यूक्लियस
हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। तो कुल मिला के जब दो एटम आपस में आए हैं हाइड्रोजन के, तो दो नए अट्रैक्टिव फोर्स भी जनरेट हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, और दो नए रिपल्सिव फोर्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं, राइट। अब क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, इसका मतलब है जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन रिपल्सिव फोर्स, मतलब रिपल्सिव फोर्स क्या है, वीकर, तभी तो मॉलिक्यूल बनता है। और ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट भी किया गया है that the magnitude of new attractive forces is more than the new repulsive forces. As a result, the two atoms approach each other and potential energy of the system decreases. इसकी वजह से ही क्या होता है, दो एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं और जो एनर्जी है वो सिस्टम की कम हो रही है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो ये काफ़ी जब डिस्टेंस में होंगे तो एनर्जी जीरो के लगभग है सिस्टम की, राइट। और जब इनके बीच में डिस्टेंस कम होती जा रही है तो एनर्जी भी कम हो गई, ये आपको दिखाई दे रहा है, राइट। एनर्जी भी कम हो गई और एक मिनिमम डिस्टेंस में क्या है, एनर्जी मिनिमम है, जीरो से नीचे है 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर एटम क्या है, एक दूसरे के क्लोजेस्ट हैं। इससे क्लोज अगर हम लाने की कोशिश करते हैं तब क्या हो जाते हैं, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं अट्रैक्टिव फोर्स से और मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहता है, तो एनर्जी देखिए बढ़ गई, राइट। तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल या एटम क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच में है एक दूसरे की। तो आप देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन कर रहे हैं और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इतनी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ये जो जीरो से नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई, सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। और इसको हम दूसरे सेंस से भी समझ सकते हैं, जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को आपने तोड़ना है तो इतनी ही एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। तो वो ये था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो ये जो दो हाइड्रोजन एटम हैं, इनको मैंने कहा मिनिमम जो डिस्टेंस है इनके बीच की ये है 75 पिकोमीटर, इसके बाद नहीं ला सकते हैं और क्लोज हाइड्रोजन एटम को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि तब क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेज विल बिकम लार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसको एक बार ध्यान से समझिए, ग्राफ क्या कह रहा है। ग्राफ कह रहा है जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है हाइड्रोजन एटम के बीच की तो जीरो है एनर्जी, राइट। जीरो भी कुछ वैल्यू है, जब उससे हम नज़दीक लाते जाते हैं तो नेगेटिव में होती है, मतलब कुछ एनर्जी रिलीज होती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, राइट। और वो क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम, या जिसको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, उससे क्लोज, और जो कि इस केस में 75 पिकोमीटर करीब करीब है। यहाँ पे 74 एंगस्ट्रॉम लिखा है, एक ही बात है, राइट। 0.74 एंगस्ट्रॉम, ये इसको आप लिखें 0.75 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्लोज अगर हम हाइड्रोजन को लाने की कोशिश करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। सो दिस वाज द वैलेंस बॉन्ड अप्रोच ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो बना क्यों है, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं देन द रिपल्सिव फोर्स। तो ये आपको समझना है। सो दिस वाज द पार्ट 4 ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे काफ़ी कुछ इसमें हैं जो हम देखेंगे आने वाले सीरीज़ में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।